चलिए देखिए बॉन्ड बन कैसे रही है, ध्यान देना। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। एक और लिंकेज आ गया पेप्टाइड लिंकेज। इसके पहले अपन ग्लाइकोसिडिक और इसके पहले वाले में जिसमें अपन ने वो पढ़ा था पॉली फॉस्फोरिक एसिड वाला देखे थे ना, न्यूक्लिक एसिड में, वहां क्या था, पॉलीडाइएस्टर लिंकेज था, है ना। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, सॉरी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज था हमारे न्यूक्लिक एसिड में, और इसके लिंकेज का नाम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। जहां पर COOH और NH2 में यहां से आपका वाटर रिमूवल हो रहा है लाइक दिस, और जो बच रहा है वहीं पर वो अटैच हो जा रहे हैं। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं एंड एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। यहां पर वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। इसी को पेप्टाइड लिंकेज बोल रहे हैं, ठीक है। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड, CONH2 होता है ना, तो CONH ही तो है वो, मतलब एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। जैसे 1 डिग्री अमाइन होते हैं, 2 डिग्री अमाइन होते हैं, 3 डिग्री अमाइन होते हैं, वैसे ही अमाइड भी अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले देखे हुए हैं। तो ये आपका एक तरह का अमाइड ही है। Chemically, peptide linkage is an amide formed between COOH and NH2 group. The reaction between the two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of amino group of one molecule with the carboxyl group of the another. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के अमीनो एसिड हो, दो अलग अलग अमीनो एसिड भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो एक अमीनो एसिड का NH2 और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में इस तरीके से वाटर रिमूव करके पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे। ये कौन कौन सा वो है, नाम लिखा भी है देखो, ये कौन सा अमीनो एसिड है आपका, ग्लाइसिन। देखो ना यहाँ पे H आ गया ना, CHRH, CHR लिखते ना अपन, तो R की जगह क्या है, H आया है, ग्लाइसिन। और ये वाला कौन सा है, R की जगह CH3 आ गया है, यानी कि ये कौन सा आपका एलेनाइन। और नीचे देखो नाम भी लिखा हुआ है, इसके लिए GLY और इसके लिए ALA, ठीक है। 3 letter symbol for glycine is GLY and 3 letter symbol for alanine is ALA. This results in the elimination of a water molecule and formation of a peptide bond CONH, ठीक है। ये तो चलो हमने दो बताए हैं, ऐसे और मल्टीपल जुड़ेंगे आपस में, तभी तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। हमारा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं या प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। When the number of such amino acid is more than 10, then the products are called polypeptides. A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular formula higher than 10,000, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, हाँ, बॉन्डिंग के साथ ये पेप्टाइड लिंकेज दिखाते हुए, हाँ। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था और क्लासिफिकेशन तक देख लिए थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। Proteins are polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond या पेप्टाइड लिंकेज। तीसरा टाइप का लिंकेज जो अपन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसके पहले ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखे थे, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अपन ने वहां देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में, और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमने देखा था अभी पीछे न्यूक्लिक एसिड में। एंड केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज नथिंग बट अमाइड। अमाइड हमने पढ़ा है CONH2 होता है, ठीक है। तो वो एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, अमाइड ही है ये, बट एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, जहां पे अमाइड का एक हाइड्रोजन के की जगह इस ग्रुप ने ले ली है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। द रिएक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक जैसे भी हो सकते हैं
या दो अलग अलग अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, प्रोसीड्स थ्रू दी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप, एक का अमीनो दूसरे के कार्बोक्सिल के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेगा। एक पॉलीमर चैप्टर भी होता था ना आप लोग का, पर वो ओमिट हो गया है, वरना वहां पे आप टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते, एक कंडेंसेशन होता है, दूसरा एडिशन होता है। हो गया क्या? अल्फा बीटा उसके वो एनोमेरिक फॉर्म्स थे ना, जो फर्स्ट कार्बन पे OH का राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला था। हो गया ये वाला? इसको बोल रहे थे देखो, इस वाले कार्बन पे OH की पोजीशन राइट साइड में है तो अल्फा, लेफ्ट में है तो बीटा, और फर्स्ट कार्बन को ही अपन एनोमेरिक कार्बन बोल रहे थे।
एंड दिस टू आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर्स अलग थे, एनांशोमर्स भी मैंने डिस्कस किया था कि एनांशोमर्स अलग होते हैं, वो मिरर इमेज होते हैं, और ये ऐसे मिरर इमेज नहीं है, इनमें बस फर्स्ट कार्बन का अंतर है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं अपने, एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोब्यूलर। प्रोटीन्स है क्या, ये अपन समझ गए कि दे आर दी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक के बाद एक जुड़ेंगे तब पॉलीपेप्टाइड होगा, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जब जुड़ेंगी तब जाकर के आपका प्रोटीन बनेगा। लास्ट में यही लिखा था ना अपन ने कि नंबर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस हायर देन 10,000 एमयू, उसको अपन बोल रहे हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, जिसमें ये आपके वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं और ये सॉरी वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं। होता क्या है, नाम भी फाइबर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो पेप्टाइड लिंकेज साइड बाय साइड में ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना के रहती हैं, और आपस में ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड बना के रहते हैं आपस में, एक दूसरे की एक चेन दूसरे चेन के साथ। ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन फाइब्रस प्रोटीन बोल रहे हैं। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure, जैसे रेसा रेसा होता है ना, वैसा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin, जो अपने स्किन में और हेयर में भी होता है, नेल्स में होता है, मायोसिन जो मसल्स में होता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोटीन को अपन फाइब्रस प्रोटीन बोल रहे हैं। और एक दूसरा होता है ग्लोब्यूलर, जिसमें ऐसे लाइंस पैरेलल नहीं होती है ना, वो आपस में स्पाइरल होती हैं, वो अपने आप में ही वो फोल्ड हो जाते हैं, उसको अपन ग्लोब्यूलर बोल रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ पॉली, चेन यहां भी होगी जैसे यहां पे थी, बट यहां पे एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही थी, यहां पे दे विल कॉइल अराउंड, द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअली होता क्या है, हमें पता है कि चीज वही सॉल्युबल होती है वाटर में जो हाइड्रोफिलिक होती है, तो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। तो जब वो कॉइल होता है ना, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ रहता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, इसलिए वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपना सोप होता था ना, सोप के जो मॉलिक्यूल होते थे उसमें अपन एक एंड को बोलते थे हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो तो खैर एक सिंगल मॉलिक्यूल था, इसलिए जो फोबिक वाले पार्ट थे, जो पानी से डरते थे, वो ऑयल की तरफ चले जाते थे, और जो वाटर लाइकिंग थे वो वाटर की तरफ रहते थे। ठीक है, इस तरह से वो मिसल फॉर्मेशन होता था ना, जो स्टार जैसा शेप का एक फॉर्मेशन होता था जिससे क्लिनजिंग एक्शन होता था। ठीक है, तो वहां भी हमने हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पढ़ा था, यहाँ भी वैसे ही कुछ होता है। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल है इंसुलिन, इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है, एंजाइम्स भी हमारे प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ, एल्ब्यूमिन किसमें होता है आपका, वो एग में, है ना, एल्ब्यूमिन ऑफ एग बोलते हैं ना, एल्ब्यूमिन आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लो, फिर अपन शेप के बाद शेप डिस्कशन करेंगे। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, एक रन पैरेलल है और दूसरा स्फेरिकल शेप। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। फर्स्ट लिख लीजिए फाइब्रस प्रोटीन, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूँ ना, आप नीचे और एग्जांपल लिखना कैरेटिन मायोसिन के अलावा।
यहां तक लिख के रुकना है ना, इसमें भी कुछ और एग्जांपल्स मैं ऐड कराऊंगा, तो उसमें भी ऐसे एग्जांपल करके लाइन से कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, ठीक है। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, यहां तक लिख करके रुकना। हो गया क्या? इसमें भी एग्जांपल ऐसे ही लिखना, सम कॉमन एग्जांपल्स आर, फिर एक एक करके नाम लिखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन से अंदर सम कॉमन एग्जांपल्स आर, एक तो लिखेंगे इंसुलिन और एल्ब्यूमिन जो लिखा है कॉमा डाल करके, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, उसके बाद हीमोग्लोबिन। सम कॉमन एग्जांपल आर इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। इंसुलिन भी पता है आपको, पेनक्रियाज वाला हार्मोन। एल्ब्यूमिन पता है, एग वाला प्रोटीन हो गया। और उसके बाद तीसरा मैंने क्या लिखा है अभी आपको, हीमोग्लोबिन, ये भी पता है, ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करता है। उसके बाद एक और लिखना, फिब्रिनोजेन, FIBRINOGEN, FIBRINOGEN, फिब्रिनोजेन। ठीक है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फिब्रिनोजेन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग करने में। अच्छी चीज नहीं है तो फिर बाहर निकल जाएगा पूरा ब्लड। इंटरनल क्लॉटिंग की बात नहीं कर रहे अपन, बाहर मतलब अगर कट हो गया है तो एक प्रोटीन सेक्रीट करता है आपका प्लेटलेट। इतना भी अपन बायो तो पढ़े हैं ना, कि अपन इतना भी वो थोड़ा है गए गुजरे कि अपन बायो बिल्कुल नहीं जानते। अपन 9-10 तक बायो इसलिए तो पढ़ाया जाता है कि कम से कम अपन थोड़ा बहुत तो जानकारी रखेंगे ना बायो का। तो प्लेटलेट्स ही तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपन 4 लेवल में पढ़ते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। वही पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एंड सो ऑन। ऐसे 100 अमीनो एसिड हो सकते हैं, उनका सीक्वेंस डिसाइड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, बट वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी ही है अमीनो एसिड्स की हेल्प से। ठीक है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स linked with each other in a specific sequence। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस बताता है। ठीक है, एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक हमारा हीमोग्लोबिन का जो अपन ने नाम लिया अभी, है ना, उसमें इतने सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि एक नाम है, मैं नाम बता रहा हूं, आप यहाँ पे खोजना वो 3 लेटर सिंबल कहां पर है उसका ना। एक जैसे लिखा हुआ है वैल, VAL, मिल रहा है क्या वैल, तीसरे नंबर, मतलब ये वाला एक अमीनो एसिड है वैल। उसके बाद सीक्वेंस है हिस, HIS करके कोई दिख रहा है क्या, ये वाला। ठीक है, मतलब इस अमीनो एसिड के पास ये वाला अमीनो एसिड लगा हुआ है, दोनों आपस में अटैच हो रहे होंगे, और कौन सा लिंकेज बना रहे होंगे, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, उसके बाद अगला जो सीक्वेंस में वो है LEU, जो ये वाला है। ये सीक्वेंस है किसका, हीमोग्लोबिन का। अगर ये सीक्वेंस बदला तो हीमोग्लोबिन चेंज हो जाएगा, मतलब वो फिर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता है एक बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया, उसमें आपका यही होता है ना, हीमोग्लोबिन धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, सेल्स, आरबीसी डेड होने लगते हैं।
तो उन टाइप के पर्सन को आपको हर कुछ इंटरवल के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, लेकिन उनका ब्लड धीरे धीरे खत्म हो रहा है उनकी बॉडी से। तो यही चीज हो रही है, उनकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है ना, उसका सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है, तो उसके कारण हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और है, इसके बाद टी एच आर करके सिंबल कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका PRO, ये लास्ट। उसके बाद है GLU, ब्लू, कहां पर है, हाँ ये रहा GLU। ठीक है, और उसके बाद एक और GLU है, फिर LYS है, ऐसे सीक्वेंस है। अब ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब यही GLU की जगह अगर एक आ जाता है वैल, तो यही डिफेक्टिव सिकल वाला हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए प्रोटीन का, अदरवाइज प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिर वो प्रोटीन रहेगा नहीं। ऐसे हर प्रोटीन जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे ना, कैरेटिन, एल्ब्यूमिन, सब में एक अमीनो एसिड का क्या होगा, एक फिक्स्ड स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different type of structure. एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। मतलब अब चेन तो चलो डिसाइड हो गई क्योंकि उनका सीक्वेंस डिसाइड हो गया, पर वो चेन अब कैसे आपस में कॉइल्ड हो रही है। क्या अल्फा हेलिक्स इस टाइप का कॉइलिंग हो रहा है, इसको अल्फा हेलिक्स बोल रहे हैं, जो पहला लिखा हुआ है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर बीटा प्लेटेड, मतलब वो साइड साइड में है, जैसे इसको प्लेटिंग बोलते हैं। जैसे आप कर्टन में देख रहे हैं ना, और जो फीमेल साड़ी पहनती हैं उसमें भी जो ड्रैपरी होती है, जो प्लेट्स बनाते हैं वो लोग, इसको इस टाइप का अरेंजमेंट अगर होता है ना, जो साइड बाय साइड होते हैं, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस तरीके से साइड बाय साइड कनेक्टेड होंगे, उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और यहां पर वो ऐसा अल्फा हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर को अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अल्फा हेलिक्स, इनके बारे में लाइन पढ़ लेते हैं। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेगी आपको, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दिख रहा है, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं अपन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंड स्क्रू, जैसे अपन राइट हैंड स्क्रू घुमाते हैं, हेलिक्स विथ द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द CO ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो एक का NH दूसरे के CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये आपका हुआ अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। या फिर आपके जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो आपस में बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में हो सकती हैं। इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by again intermolecular hydrogen bonding, यहां भी होगी। The structure resembles the plated folds of drapery, इसी को drapery बोलते हैं, and therefore is known as beta plated sheet। ठीक है, थर्ड है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। The tertiary structure of protein represents overall folding of the polypeptide chains, that is further folding of the secondary structure. It give rise to two major molecular shape, fibrous या globular। यहाँ पे हमारा globular होता है। देखिए, मतलब जो अपन ने दो टाइप पढ़े हैं ना, अब तक तो हमने सिर्फ चेन बनाई है, अब वो चेन आपस में कैसे रहती है, क्या वो लेट साइड बाय साइड है पैरेलली, तो वो बनाएगा फाइब्रस वाला, और अगर वो स्फेरिकल टाइप का घूम गया तो वो बनाएगा ग्लोबुलर वाला, जो अपन ने पीछे भी उसका क्लासिफिकेशन देखा। देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, लाइक दिस। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सीक्वेंस है, तो उसको ऐसे सर्कल से दिखाया है अलग अलग कलर के डॉट से कि ये सीक्वेंस है। फिर ये सीक्वेंस फोल्ड हुआ, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, ये अल्फा हेलिक्स। देख रहे हो, राइट हैंड स्क्रू जैसा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये आपस में फिर से फोल्ड हुआ है, ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ऐसे और दो स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो ये बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी ऐसा दिखाया, देखो ये आपका सीक्वेंस है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर ये आपका हो गया अल्फा हेलिक्स वाला, फिर ये सीधा क्वाटरनरी दिखाया, क्वाटरनरी को ही जूम करके आपको ये सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, तो ये नहीं बनाना है हमको, पर ये बस समझाने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में होता क्या है। ठीक है,
और जब हम किसी प्रोटीन को हीट कर देते हैं ना, या उसको हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, या फिर उसका पीएच चेंज कर रहे हैं कुछ प्रेशर दे करके, तो ये सीक्वेंस भले मेंटेन रहेगा पर बाकी स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं अपन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे दूध का दही बन जाना, तो वो एक तरह का डीनेचुरेशन ही है। हमने मिल्क प्रोटीन को चेंज कर दिया, उसको उसका नेचर चेंज कर दिया है, अब वो दही हो चुका है। तो डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। Protein found in a biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन का जो सीक्वेंस है, अगर वो मेंटेन्ड है तो वो नेटिव प्रोटीन है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ओरिजिनल हीमोग्लोबिन। पर अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसको कहेंगे अपन डीनेचर्ड। उसका नेचर चेंज हो गया है। पहले वो वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा, अब जो दूसरा हीमोग्लोबिन चेंज हो गया है, वो उसका कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया शायद, तो उसके कारण अब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। ठीक है। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, किस टाइप का फिजिकल चेंज? टेम्परेचर दे सकते हो आप, या पीएच चेंज हो सकता है। जैसे दूध वाले में तो पीएच चेंज ही होता है, आप टेम्परेचर चेंज नहीं करता, आप थोड़ा सा उसको एसिडिक कर दोगे तो वो, उसका पीएच ही तो चेंज हुआ है ना। पीएच उसका 7 के आसपास से कहां आ गया है, 6 आ गया है। आपने उसके क्या क्या चेंज किया है? पीएच चेंज किया है। तो आप टेम्परेचर चेंज भी कर सकते हैं, पीएच चेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, तो वो जो उनके स्ट्रक्चर की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, तो वो जो फोल्डिंग हुए थे किसमें, टर्शरी स्ट्रक्चर में और क्वार्टरनरी में, वो अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, हेलिक्स भी अनकॉइल्ड हो जाती है, बस उनका वो प्राइमरी सीक्वेंस मेंटेन रहता है। हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नाउ दैट प्रोटीन इज नो मोर जो वो पहले था, क्योंकि आपने उसके साथ फिजिकल चेंजेस लाए, लाइक टेम्परेचर चेंज या पीएच का चेंज, उससे उसका सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है सब बिगड़ गया है। इसी को कहते हैं अपन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या क्या बिगड़ता है देखो, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी वैसा ही है। ठीक है। द कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ, एक और एग्जांपल, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, है ना, उसका जमा हो जाना, कोएगुलेट हो जाना, इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अनदर एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मैंने आपको बताया कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, इज अ काइंड ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है। which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk, वही lactobacillus, वो आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये चारों स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इससे क्वेश्चन आता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से डीनेचुरेशन भी आया है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन। तो ये नहीं, सॉरी, ये वाला, हाँ। इसमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बस उनके नाम लिख करके, ठीक है, जल्दी कर, लिख लो इसको। इतना ये प्रोटीन है ना, लास्ट दो बचा है विटामिन और हार्मोन्स।
नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे ना इस चैप्टर, बोर से चैप्टर। और क्वेश्चन आए इसके 7-8 नंबर के, मैंने बताया था ना उस दिन। कुछ तो विटामिन वाले क्वेश्चंस है, मतलब आप लोग को विटामिन के नाम और उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस याद करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे विटामिन सी के डेफिशिएंसी से डिसीज होता है स्कर्वी नाम का कुछ, फिर वो बेरी बेरी, ये सब नहीं पढ़ते थे क्या? जीके में पढ़ते हो क्या आप लोग ये सब? नाइट ब्लाइंडनेस क्या कुछ कुछ। हाँ हाँ, मतलब वो थोड़ा सा बोर है यूनिट। आप ब्राइटन में हो? कैसा स्कूल है? तो स्ट्रिक्ट है स्कूल? पढ़ाई क्या बोले? पढ़ाई ठीक है। एक क्वेश्चन इनके एमसीक्यू में, बेसिस कॉमन टू आरएनए एंड डीएनए आर। कौन कौन से बेसिस कॉमन है आरएनए और डीएनए में? एजीसी, हाँ। साइटोसिन, एडिनाइन और ग्यूनाइन। बाकी थाइमाइन आपके इसमें था डीएनए में, और यूरेसिल था आपके आरएनए में।
एक एमसीक्यू है इसका, है ना। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है इस chapter का। एक क्वेश्चन है, कैरेटीन, इंसुलिन एंड मायोसिन, अभी अपने तीनों का नाम पढ़ा था ना, कैरेटीन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कैरेटीन आपका वो हेयर और स्किन वाला था, इंसुलिन आपका वो पेनक्रियास वाला है, और मायोसिन मसल्स में है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज कैरेटीन एंड इंसुलिन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैरेटीन क्या था? फाइब्रस, और इंसुलिन हमारा ग्लोबुलर था। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक मेजर डिफरेंस तो आप यही बताओगे कि हाँ वाटर सॉल्युबल है, एक एक वाटर इनसॉल्युबल है, फाइबरस वाला वाटर इनसॉल्युबल है, और ग्लोबुलर वाला वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बता सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर बता सकते हैं ना, कि एक इट रन्स पैरेलल, और एक जो होता है वो कॉइल्ड हो जाता है, ग्लोबुलर वाला। और एक एलेनाइन और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया है, बोला है इसमें से इन दोनों पॉली अमीनो एसिड्स को आपको कंबाइन करके पेप्टाइड्स बनाने हैं। कंबाइन कर दोगे मतलब एक बार एक का अमाइन लेना, दूसरे का सीओएच लेना, सुन रहे हो क्या? अमाइन सीओएच दोनों के पास है, तो एक बार एक का अमाइन दूसरे के सीओएच के साथ, सुन रहे हो क्या, वाटर निकालेगा। फिर अभी आपने जिसका अमाइन लिया था ना, उसका सीओएच यूज करना, और जिसका आपने सीओएच लिया था उसका अमाइन यूज करना। हर बार वो H2O तो बाहर निकालना है, एक का NH2 दूसरे का COH, फिर पहले वाले का COH दूसरे वाले का NH2, ऐसे दो बन जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज द टू और मोर पेप्टाइड चेन्स रेफर टू एज सब यूनिट्स। 4 नंबर का ही क्वेश्चन है इसमें, बायो मॉलिक्यूल्स। हो गया क्या? एक कॉपर सिल्वर का सेल है ना, सुन रहे हो क्या?
एक कॉपर सिल्वर का सेल है, उसका रिएक्शन लिख के बताओगे क्या मुझे? यही मत लिख देना बीच में कहीं, है ना, ऊपर कहीं पे रफ में लिख के बताओ ना जल्दी से। कॉपर सिल्वर का रिएक्शन, ये सेल कैसे बनेगा, लिख के बता। हाँ एरो वाला रिएक्शन, रिएक्शन बोल रहा हूँ ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्शन, सेल रिएक्शन कहीं पीछे रफ में लिखो ना जल्दी से। कॉपर सिल्वर, सर बायोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखो रिएक्शन जल्दी से। कॉपर सिल्वर, पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना कि किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड। वैल्यू क्या थी किसकी, और कॉपर की 0.36, ठीक है। कॉपर कैथोड होगा, सिल्वर, उल्टा बोल रहे हो, कॉपर एनोड होगा, सिल्वर कैथोड होगा। अरे रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो ना, कॉपर ऊपर होता है सिल्वर के, बना क्या किसी का रिएक्शन? अरे लिखो ना पहले जो बोला हूं। ओ मैडम, आपने तो प्री बोर्ड दे दियो ना सब, क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, अरे इतना तो अपने बात करी ना कि कॉपर एनोड होगा और सिल्वर कैथोड होगा, तो अब क्या दिक्कत हो रही है? एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या होता है? मैं ऐसा पूछना होगा एग्जाम में कि बैठ के बताओ एनोड में क्या होता है, तब तुम लिखोगे। कॉपर चेंज हो जाएगा कॉपर 2+ में, और Ag+ चेंज होगा Ag में। हाँ, बैलेंस करेंगे ना, क्या करेंगे बैलेंस के, बैलेंसिंग के लिए? अगर कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो उसको 2 गेन करने के लिए 2 Ag+ होने चाहिए, तब जाके 2 Ag बनेगा। ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसका ई नॉट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट सेल कितना होगा? ई नॉट माइनस ई नॉट, हाँ, क्या माइनस क्या करूं, ये क्या बोले 0.80, और इसकी वैल्यू क्या बोले 0.36 नहीं होती, 34 होती है, ठीक है। माइनस वैल्यू कितना आएगा 0.46, ये इसका ई नॉट सेल है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू प्लस 0.46 वोल्ट if the concentration of Cu2 plus ion is doubled, then E naught cell will be, चार ऑप्शन है, डबल्ड, सेकेंड है हाफ, थर्ड है इंक्रीज बाय 4 times, एंड फोर्थ है अनचेंज्ड। If the concentration of Cu2 plus is doubled, then E naught cell will be, कैसे 4 टाइम होगा, स्क्वायर करोगे? हाँ, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड है ना भाई, वो तो चेंज थोड़ा होगा, ई सेल चेंज होगा। मतलब अभी तक अपन ई सेल और ई नॉट सेल को बराबर बोल रहे थे क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड थी, अब आप बोल रहे हैं कि डबल करिए तो ई सेल चेंज होगा, बट ई नॉट सेल तो अभी भी 0.46 ही रखोगे क्या फॉर्मूले में, नस्ट इक्वेशन में, वो तो ना चेंज कर दोगे। ओवरऑल हाँ, सेल का ईएमएफ चेंज हो जाएगा, बट ई नॉट सेल वैसे ही रहेगा, ठीक है। और वो तो आप कैलकुलेशन करके निकालोगे, वो सिर्फ इससे नहीं बता पाओगे ना, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो और कुछ ढूंढता हूँ मैं इसमें, अच्छा वाला कुछ। किसका पीडीएफ? हाँ भेज दो। लिखी हो क्या ये पूरा? मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लिख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को, इसको बनाते हैं, चलो।
एक अल्कोहल है एक्स नाम का, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स अ कंपाउंड Y जिसका फॉर्मूला है C4H8, और इसका जब ओजोनोलिसिस करवाया गया तो इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O। अल्कोहल कौन सा है? ऑप्शंस नहीं दूंगा ना मैं, ऑप्शंस हैं इसमें। क्या लिख के आया? आप सब बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तो बताओ पहले। ब्यूटेन टू ऑल ऑप्शन तो है भाई, क्या पता करेक्ट भी है कि नहीं, वो समझना पड़ेगा। हो सकता है करेक्ट, समझते हैं। और बताओ बताओ जल्दी। ब्यूटेन टू ऑल हो सकता है, बट टू ऑल क्यों? हम्म, ये क्या है? C2H4O, कीटोन तो नहीं है ना? हाँ, दो कार्बन है तो एसिडल्डिहाइड ही होगा। देखिए ओजोनलेसिस किसका होता है? एल्कीन का। ये क्या है? एल्कीन है। ये है आपका एल्कीन। वैसे वहां लिखा था गिव्स एन एल्कीन, मैं नहीं बोला आपको एल्कीन, पर ये फॉर्मूला देख के भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये एल्कीन है। C4H8 CnH2n, डबल कार्बन, डबल ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन अगर है तो वो आपका एल्कीन ही होगा। और ओजोनलेसिस तो एल्कीन का ही पढ़ा ना हमने, और किसी का तो ओजोनलेसिस पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, तो ओजोनलेसिस में आपको मिल रहा है CH3CHO, है ना? ये किससे बनेगा? मैं अपन ओजोनलेसिस कैसे करवाते थे, याद करो, कि जहां भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ते थे, दोनों जगह ओ दे देते थे। तो ये दोनों ही ये बन रहे हैं, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH ये है हमारा एल्कीन। ब्यूट टू इन, क्या बना? ब्यूट टू इन। अब ये बन रहा है अल्कोहल से, तो अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन से। एल्कीन से अल्कोहल हाइड्रेशन से, अल्कोहल से एल्कीन हाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से। तभी तो ये एसिड लिया हुआ है ना, ये पानी निकालेगा अल्कोहल का। तो अब इसी में आपको अल्कोहल लगाना है तो कहां लगेगा? बीच में कहीं लगेगा, मतलब यहां या यहां। तो ब्यूटेन टू ऑल सही है, वेरी गुड, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बने तो अच्छा, नहीं बने तो बेकार है। और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, है ना? और विटामिन और हॉर्मोन्स का थोड़ा बहुत देख लेंगे, कुछ कुछ चीजें, है ना? बाकी नहीं तो चैप्टर मेजरली हो ही गया है। एक एक क्लास और लेकर के पीवाईक्यूज देख लेंगे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये PDF भेज देता हूं मैं ना। कुछ चाहिए क्या खाने में? कोडिंग में